संविधान, दैट इज़ डॉक्यूमेंट ऑफ गवर्नेंस ऑफ ए कंट्री। तो आज मैं मनोज कुमार पांडे, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय, आज मैं भारत के संविधान की चर्चा करूंगा विस्तार से, और इसमें मैं और देशों के संविधान के बैकग्राउंड के बारे में भी बताऊंगा कि संविधान जो है वो एक डॉक्यूमेंट ऑफ गवर्नेंस होता है किसी कंट्री को लॉफुली चलाने के लिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जब गठन हुआ आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड वॉर, तो यूएसए का जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसमें ह्यूमन वैल्यूज़ को बहुत ही महत्व दिया गया, और जो है उसके बाद जो है हमारे भारत की पराधीनता के बाद आज़ादी की लड़ाइयाँ चली, बहुत लंबे समय तक चली। उसके बाद भारत को आज़ाद होने से कुछ साल पहले ही एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया 1946 में, कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन का मेन उद्देश्य जो था, जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था, वो भारत के संविधान का निर्माण करना था। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो है वो की जिम्मेदारी जो है वो दी गई बाबा साहेब अम्बेडकर को, और उसमें बहुत बड़ा रोल निभाया BN बरुआ साहब ने, जो कि एक बहुत ही कानूनविद थे उस समय के, और बरुआ साहब का भी बहुत वैसे तो हर पॉलिटिकल, हर राजनीतिक का, उनके कंटेम्पररी समय के राजनीतिकों का बहुत ही योगदान रहा। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि बाद में चल के हमारे प्रेसिडेंट हुए, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट हुए थे। तो इस तरह से हर लोगों ने अपना अपना सहयोग दिया उस संविधान के निर्माण में। और ये संविधान जो हिंदुस्तान का है वो एकाएक नहीं बनाया गया। इस संविधान को बनाने में काफ़ी मशक्कत की गई है। संविधान सभा की कई बैठकें हुई, सारे प्रपोजल्स पे, सारे जो भी संविधान के इंग्रेडिएंट्स हैं उस पे अलग अलग चर्चा की गई। जैसे कि सिटीजनशिप का जो प्रावधान है पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, यूनियन एंड स्टेट्स के ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रावधान है पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, फंडामेंटल राइट्स जो है मौलिक अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है पार्ट 3 हमारे संविधान में, जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो पार्ट 4 का चैप्टर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ साथ डायरेक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज को भी लेटर ऑन इनकॉर्पोरेट किया गया पार्ट 4A में। तो लाइकवाइज जो है हर पार्ट पे जो है और हर इंग्रेडिएंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे लंबी डिबेट होती थी, और जितने भी सदस्य थे जो उस कमेटी में हुआ करते थे, जो संविधान सभा की कमेटी में हुआ करते थे, या जो संविधान सभा के मेंबर थे, उसको सबके सामने रखा जाता था, उस पर सुझाव मांगे जाते थे। उसके बाद उस सुझाव पर भी डिबेट होती थी। ऐसा नहीं है कि किसी ने एक इंग्रेडिएंट को प्रपोज कर दिया और वो संविधान में जो है वो डाल दिया गया। ऐसे हमारा संविधान नहीं बना है। हर इंग्रेडिएंट्स पे डिबेट हुआ है, वो अप्रूव हुई है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, तब जाके एक प्रारूप तैयार हुआ जिसकी ड्राफ्टिंग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने की, और उसके बाद जो है ये प्रपोजल को फिर रखा गया। उसके बाद इसके बनने में भी काफ़ी वक्त लगा था, और ये तब जाके जो है हमारा संविधान बनके तैयार हुआ। और इसके इसेंस में जो है सबसे बड़ा इसेंस जो संविधान की शुरुआत होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज द पार्ट ऑफ प्रीएम्बल। प्रीएम्बल को हम लोग कह सकते हैं कि वो भारत के संविधान की आत्मा है। संविधान को समझना इतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझ लेते हैं। भारत का संविधान एक बहुत ही सूझबूझ के साथ, बहुत ही डिबेट होने के बाद और बहुत ही मशक्कत के बाद
काफ़ी समय में तैयार किया गया है, जिसके एक एक शब्द की महत्ता है, एक एक शब्द को जो है वो का इंटरप्रिटेशन जो है बारीकी से करने पे ही ये संविधान हमें समझ में आता है। हम प्रियम्बल को भी ले लें, जिससे कि हमारा संविधान जो है शुरू होता है, जो कि प्रियम्बल है हमारा, जो कि शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया डू हियर बाय इनैक्ट। तो इसमें जो है प्रियम्बल में पूरे संविधान का एसेंस है, आत्मा है। अगर हम प्रियम्बल को ठीक से समझ गए तो हम समझ जाएंगे कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम मेकर्स हैज had in mind while drafting this Constitution of India। प्रियम्बल में ही हमारी आत्मा स्पष्ट रूप से झलकती है हमारे संविधान की, जैसे डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सॉवरेन, रिपब्लिक और सारा जो है वो राइट्स के बारे में चर्चा है। तो इसमें जो है हमें बहुत ही ईच एंड एवरी वर्ड को इंटरप्रेट किया गया है। सेकंड में हम देखें कि सिटीजनशिप पे कितना क्लियर कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में है कि हु कैन बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हु कैन नॉट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या क्राइटेरिया है, हम कैसे सिटीजनशिप किसी को दे सकते हैं, या कौन हमारे सिटीजन हैं जो इनहेबिटेंट हैं इंडिया के फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो दैट हैज बीन कवर्ड इन पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे वाइटल और इसेंशियल पार्ट जो है हमारा वो फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है, जो भी भारत के नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकार क्या हैं। और मौलिक अधिकार जो है वो जो है एक बहुत ही इसेंशियल पार्ट है ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन का जो है। और मौलिक अधिकार में भी हमें बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे अधिकार एब्सोल्यूट हैं जिनका कि हम लोग वी कैन मिसयूज दोज राइट्स एंड अधिकार्स। देयर इज सर्टेन रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस विद दोज राइट्स। तो रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी डाला गया है। कितनी बारीकी से इस पर सोचा गया कि अगर अधिकार राइट्स अनफिटेड हों तो उसका मिसयूज भी होना शुरू हो जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपके क्या अधिकार मौलिक हैं जिस पर कि आपका स्वामित्व है, आपकी उन अधिकारों की अगर का हनन होता है तो आपके लिए उसके लिए रिमेडीज अवेलेबल है। लाइक कि डिफरेंट हाई कोर्ट्स हैं कंट्री में, हर राज्य में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज बीन एम्पावर्ड टू इंश्योर योर फंडामेंटल राइट्स बाय वे ऑफ रिट एप्लीकेशन। तो इस मामले में जो है अधिकारों को तो सुरक्षित किया गया है भारत के नागरिकों का, लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगाया गया है। जैसे आर्टिकल 19 है, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है, बट विद सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। ऐसा नहीं है कि मुझे अधिकार है, संविधान ने, भारत के संविधान ने मुझे अधिकार दिया है आर्टिकल 19 के तहत, तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। हमारा एक रीजन्ड स्टेटमेंट होना चाहिए। बीइंग ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारी जो दायित्व है कि हमें क्या बोलना है जिससे कि देश की क्षति ना हो, किसी के स्वाभिमान को धक्का ना लगे, या ये एक लिमिट में हमें बोलना है। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी जो है इम्पोज किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अनफिटेड अधिकार है, आप कुछ भी बोल दीजिए और जिसका कि एडवर्स इफेक्ट पड़े हमारे कंट्री पे, इंडिविजुअल्स पे, हमारी सोसाइटी पे। ऐसी भी बात नहीं है। फंडामेंटल राइट्स में और भी आर्टिकल्स हैं, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, जैसे कि आर्टिकल 21 हमें जीने का अधिकार देता है। आर्टिकल 21 हमें जीने का अधिकार देता है। उसी तरह राइट टू इक्वालिटी 14 में है, 15 में भी है, अपॉर्चुनिटी ऑफ जो है अपॉर्चुनिटी इन द सर्विसेज एंड ऑल दैट। तो हर चीज़ को बड़ा बैलेंस्ड में बताया गया है। पार्ट 3 के ही जो शुरुआत होती है आर्टिकल 12, जो कि हमारे स्टेट के डेफिनेशन को डिफाइन करता है कि हु इज स्टेट हम किसे कहेंगे। तो ये 13 जो है वो सर्टेन अमेंडमेंट्स को लेके वो डिस्कस करता है आर्टिकल 13।
कि अमेंडमेंट हो सकता है, किसका हो सकता है, किसका नहीं, इन कोरिलेशन विद आर्टिकल 368 जिसमें कि अमेंडमेंट का प्रोविज़न है कि ये जो है सतत चेंजिंग सोसाइटी है, जो कि आज़ादी के समय तो संविधान बन गया, लेकिन सर्कमस्टेंसेस के साथ जो है सिचुएशंस भी बहुत बदलते गए। तो इसको ध्यान में रखते हुए 368 जो आर्टिकल है हमारी, उसमें पार्लियामेंट को, संसद को ये अधिकार दिया गया कि आप संविधान में अगर कुछ नई चीज़ें आती है जो कि, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑब्सोलीट हो गई हैं, जो पार्लियामेंट को लगता है कि नहीं इसमें परिवर्तन होना चाहिए, तो वो संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है केशवानंद भारती जी के केस में कि संविधान में आप परिवर्तन कर सकते हैं, 368 के तहत अमेंडमेंट कर सकते हैं, बट देयर शुड बी जो है, जो बेसिक फीचर, जो एसेंस, जो आत्मा है संविधान की, आप उसे नहीं बदल सकते, क्योंकि आत्मा कभी बदलती नहीं है। आत्मा किसी चीज की, चाहे वो ह्यूमन लाइफ हो या आत्मा, तो आत्मा ही है, वो कभी चेंज हो नहीं सकती। तो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, यू कैन नॉट चेंज इट। You can change any part which would benefit the society, benefit the country, but you cannot change the आत्मा of the constitution। तो संविधान जो है एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट ऑफ गवर्नेंस है किसी कंट्री को चलाने के लिए, और खासकर भारत का जो संविधान है उसके सभी शब्दों, सभी उसके सेंटेंस में, इन एवरी वर्ड्स जो है, इट नीड्स प्रॉपर इंटरप्रिटेशन। ओनली देन वन कैन अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन of India. Bare perusal of the Constitution of India will not suffice one to understand the Constitution of India. But for understanding it properly, one will have to go through the each and every word of the Constitution of India in right perspective. Only then we would be able to understand the Constitution of India. और सारे पॉलीमैथ्स ने बैठ के इसको जो बनाया है, तो उन्होंने कुछ सोच के, इतने बड़े बड़े पॉलीमैथ और इतने बड़े बड़े कानूनविद ने बैठ के इसको बनाया है, तो हम इसको एक परयूजर में समझ नहीं सकते। इसके ईच एंड एवरी वर्ड को समझना होगा और उसका इंटरप्रिटेशन राइट पर्सपेक्टिव में करने से ही हम उसे समझ सकते हैं। अदरवाइज संविधान को समझना बहुत आसान नहीं है, उसके लिए परसिवरेंस की जरूरत है, एंडेवर की जरूरत है, उसके लिए जो है हमारे डेडिकेशन की जरूरत है। अगर हम देश के एक वफादार सिटीजन हैं, नागरिक हैं, तो हमें हर नागरिक को भारत के संविधान को समझने की जरूरत है और उसे राइट पर्सपेक्टिव में समझने की जरूरत है, उसका राइट इंटरप्रिटेशन करके समझने की जरूरत है। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट ऑफ गवर्नेंस ऑफ इंडिया इज नॉट ए वेरी इजी डॉक्यूमेंट। इट इज लाइक ए sacred religious text. If one want to understand, and one must understand the Constitution of India, if he want to be a very lawful citizen of this country, तो हर नागरिक को ये समझने की जरूरत है। इसी के साथ मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ। धन्यवाद।